आज का हमारा वीडियो रहेगा इन तीनों को कंप्लीट करते हुए क्लास को कंप्लीट करना। इसमें रहेगा बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। इनको कंपेयर करते हुए आज हम पूरा करेंगे। इनकी सेपरेट वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, चाहे तो आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसको देखेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो मेरा मोटिव है इसको कंपैरिजन वे में कंप्लीट करने का, कि इनकी जो इनसे रिलेटेड जो डाउट्स हैं, थोड़े बहुत जो डाउट्स रह गए थे, उन सभी चीज़ों को क्लियर कर देना, एकदम से क्लियर कर देना। अगर डाउट्स क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चंस बहुत आराम से बन जाते हैं, मतलब श्योर रहता है कि हाँ इसका आंसर ये है। तो हम आज इसी को देखने वाले हैं ताकि जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। अब हम देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व को 3 जोन में बांटा गया है, कोर, बफर और ट्रांजिशनल। इसमें 3 जोन बनाए गए हैं। लेकिन नेशनल पार्क को देखते हैं तो जो नेशनल पार्क होता है, जो एरिया होता है, उसको पूरा एरिया को नेशनल पार्क बना दिया जाता है और उसमें सभी पूरे एरिया में एक ही तरह का कानून लागू होता है। मतलब इसमें अलग अलग जोन नहीं होते, ये पूरा जोन एक ही होता है। इसी तरह से हम बात करें वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज की, तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में भी एक ही जोन होता है पूरा का पूरा। इसमें जो भी कानून लागू होंगे, जो भी इसके अंतर्गत आएंगे, वो सभी चीज़ें एक ही रहेंगी। अब आगे बात करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में देखा जाए तो जो कोर एरिया है उसमें स्थानिक पौधे और जानवरों का संरक्षण किया जाता है। स्थानिक पौधे और जानवरों का संरक्षण किया जाता है। इसमें स्थानिक पौधे मैंने बताया था पहले भी कि स्थानिक पौधे वो होते हैं जो किसी पार्टिकुलर जगह में पाए जाते हैं, वो कहीं और नहीं पाए जाते, या जिस भी एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, जो भी जलवायु होती है वहाँ के वो अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। अगर उनको कहीं और जाके प्रिजर्व किया जाए, उनको और ट्रांसफ़र किया जाए तो वो अलाइव नहीं कर पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। इस वजह से उनको उसी जगह पर रोक कर उनको वहाँ पर संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, कोर स्थानिक पौधे और जानवर, इसमें कोर एरिया में WP है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अप्लाई किया जाता है। कोर एरिया के अंदर, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कोर एरिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लागू किया जाता है। जैसे ये एक्ट लागू हो जाता है वहाँ पे किसी भी बाहरी एक्टिविटीज़ को रोक दिया जाता है। मतलब कुछ भी नहीं हो सकता इस एरिया में, बस मॉनिटरिंग हो सकती है। बस एक ही चीज़ को अलाउ किया जाता है, सिर्फ मॉनिटरिंग। आप देखभाल कर सकते हैं, वहाँ की किसी चीज़ से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कुछ और नहीं कर सकते। इसी तरह की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी कानून जो इसमें लागू हो रहे हैं, उसी तरह से ये इस पूरे नेशनल पार्क में लागू हो रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लागू किया जाता है, अप्लाई किया जाता है इसके अंदर भी। अगर जैसे ही अप्लाई हो जाता है, इसमें किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ को रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो भी संरक्षित किए जा रहे हैं, वहाँ पर जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है, वहाँ पर जो भी चीज़ की जाएंगी, उससे क्या होगा कि उसको प्रॉब्लम हो सकता है। वहाँ पे जो भी प्रोटेक्टेड है, वहाँ पे जो चाहे वो वनस्पति हो, हमारी प्लांट हो, पौधे हो, चाहे कोई जानवर हो, मतलब इसमें एक्टिविटीज़ को रोकने का एक ही रीज़न है कि वो आराम से रह सकें, वहाँ पर किसी भी तरह की उनको परेशानी ना हो सकता है अगर कोई भारी एक्टिविटी होती है तो उनके मरने का खतरा है, क्योंकि वैसे ही जीव मारे जा रहे हैं, अभी अपने आप ही मर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है उनमें। और देख लेते हैं, इसमें इसी तरह का है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी रियायतें हैं वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज के अंदर। और क्या है, इसके अंदर बफर जोन है। सेकंड जो जोन आता है, बफर जोन आता है। इसमें पूरी तरह से नियंत्रित और गैर विध्वंसक कार्य किए जा सकते हैं। इसमें एजुकेशनल वर्क किया जा सकता है, रिसर्च की जा सकती है, ट्रैवलिंग, फिशिंग और ग्रेजिंग, ये सभी चीज़ें इसके अंदर की जा सकती हैं। लेकिन इसके अंदर ये सभी चीज़ें नहीं की जा सकती। आगे है तीसरा जोन। इसके जोन जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि कंपेयर करने में ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें 3 जोन बने हुए हैं, बाकी में जोन नहीं है। तो इसमें बाहर वाला जोन है ट्रांजिशनल जोन, जिसमें इसकी मानव उद्यम और संरक्षण सद्भाव से किया जाता है। मानव अपना कोई काम करता है, जैसे कि आदिवासी एरिया जंगलों के आसपास रहते हैं, उसमें जो भी करना है तो वो सद्भाव से करना है। मतलब किस तरह का सद्भाव ये होना चाहिए कि वहाँ पे पेड़ों को ज़्यादा हानि ना पहुँचे। हो सकता है कुछ प्रोटेक्टेड वनस्पति हों जो कि चाहते हैं कि ये बनी रहें, कुछ औषधीय पौधे हों
वो नहीं चाहते कि नष्ट हो जाए, क्या पता वो उस जगह वो पाए ही नहीं जाते हो। तो इस वजह से उनसे कहा जाता है कि आप इस तरह से काम कीजिए, अपना काम चलाइए कि वहाँ के एरिया को, वहाँ के जो वनस्पति है उनको, वहाँ के जो जानवर हैं उनको खतरा ना हो, मतलब बड़े आराम से रहिए। आगे है मानव बस्तियाँ। इसमें कौन कौन सी चीज़ें की जा सकती हैं? इसमें मानव बस्तियाँ बसाई जा सकती हैं, फसलें की जा सकती हैं, मनोरंजन किया जा सकता है, और आर्थिक उपयोग भी इस एरिया का आर्थिक उपयोग भी किया जा सकता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी इसके अंदर की जा सकती हैं, जो कि अगर वहाँ कोई रह रहा है तो उसको ज़रूरी है कि वो अपना काम तो चलाएगा ही, अपना घर तो चलाएगा ही। इस वजह से, क्योंकि जो आदिवासी होते हैं वो भी जंगल का ही एक हिस्सा होते हैं, उनको हटा नहीं सकते। जिस तरह से आप जानवरों को प्रिजर्व कर रहे हैं वहाँ पे, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इस तरह से वो भी तो उनका घर है वहाँ पे आदिवासियों का। इस वजह से उनको बाहरी एरिया में थोड़ा बहुत रियायत दे दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत मानव रहते हैं। अब बाकी चीज़ें देख लेते हैं इसमें। इसके कंप्लीट हो चुका है। नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में क्या है, राज्य सरकार द्वारा इसकी घोषणा की जाती है, इसकी भी राज्य सरकार द्वारा घोषणा की जाती है, और इसकी भी राज्य सरकार द्वारा घोषणा की जाती है। इन तीनों की ही जो घोषणा है वो राज्य सरकार के ऊपर है। आगे, सभी का समान रूप से संरक्षण किया जाता है। इसमें जो भी चीज़ें आएंगी, चाहे पौधे हो, जलीय जंतु हो, भू आकृति हो, चाहे जीव जंतु हो, कोई भी हो, इसमें समान रूप से सभी का संरक्षण किया जाता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक विशिष्ट प्रजाति का संरक्षण किया जाता है। इसमें किसी जाति को जो संकट में हो या जिसका बचाना बहुत जरूरी हो, उस विशिष्ट जाति को रख दिया जाता है वहाँ पे, और कहा जाता है कि इसको कोई छेड़ेगा नहीं या परेशान नहीं करेगा, इसको मारने की कोशिश नहीं करेगा। ये विशिष्ट प्रजाति आधारित है। लेकिन इसमें कोई भी प्रजाति आएगी, चाहे विशिष्ट हो चाहे नॉर्मल हो, उन सभी का समान रूप से प्रोटेक्शन किया जाएगा। लेकिन इसमें कोर एरिया के अंदर इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि कोर एरिया में जो भी चीज़ें रखी जाएंगी, जो भी प्रोटेक्टेड इस एरिया में रखी जाएंगी, उन सभी का संरक्षण किया जाएगा। थोड़ा थोड़ा उनको बाहर जैसे जैसे हम जाएंगे वो रियायत कम होती चली जाएगी। अब हम बात करें नेशनल पार्क की। नेशनल पार्क में फॉर स्पेशल, इसमें किस किस चीज़ की छूट होती है? फॉर स्पेशल साइंटिफिक एजुकेशन एंड रिसर्च वर्क। इसके अंदर केवल साइंटिफिक एजुकेशन को लेकर ही छोटा मोटा कार्य किया जा सकता है, और थोड़ा बहुत रिसर्च वर्क किया जा सकता है, क्योंकि रिसर्च से ये फ़ायदा होता है कि मानवों को पता चलता है कि कोई चीज़ किसके लिए फ़ायदेमंद है, किसके लिए घाटे में है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखा जाता है। और इस रिसर्च वर्क के बारे में कहा जाता है कि एंड दे डोंट डिस्ट्रॉय ओरिजिनल फॉर्म। अगर आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं या साइंटिफिक एजुकेशनल वर्क चल रहा है, तो इससे ये आशा की जाती है, उनको ये बोला जाता है कि आप चाहे जानवर हो चाहे पौधे हों, आप उनके ओरिजिनल फॉर्म को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे। वो जैसे हैं उसी रूप में आप रिसर्च कीजिए, रिसर्च वर्क कीजिए। बाकी आप उनको छेड़छाड़ करेंगे तो आपको इसमें मतलब दंड भी दिया जा सकता है, उनको क्राइम माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लागू है। अब बात कर लेते हैं इनकी संख्याओं की। तो जो नेशनल पार्क की जो संख्या है अभी हमारे देश में 106 है। मार्च 2022 के आंकड़े हैं, ध्यान रखना है इस पर। अभी पहले थोड़ा कम थी, 105 थी, अब 106 हो चुकी है। अब हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की जो संख्या है, हमारे देश में 18 है इस टाइम। जो सबसे पहला था हमारा नीलगिरी। सबसे पहला हमारा बायोस्फीयर रिजर्व था नीलगिरी, जो कि 1986 में बनाया गया था। और जो सबसे अभी लेटेस्ट है 2011 में बनाया गया है पन्ना, ये हमारा सबसे लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज की, तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हमारे देश में 564 है, और सबसे ज़्यादा है अंडमान में सबसे ज़्यादा अंडमान में है, जो कि 96 है। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज अंडमान में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर समुद्री एरिया है और जंगल बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को देखते हुए वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज को बनाया गया है। आगे और देख लेते हैं इसमें। अब बात करते हैं इनमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं और क्या क्या नहीं हो सकती। इसमें देखते हैं, इसमें रिसर्च वर्क हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है उसकी ओरिजिनल फॉर्म डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। आगे है साइंटिफिक एजुकेशन भी थोड़ा बहुत हो सकती है। साइंटिफिक एजुकेशनल के लिए भी
चीज़ें थोड़ा बहुत इसमें बोला गया है कि हाँ आप कर सकते हो, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म इसमें भी बोला गया है, ओरिजिनल फॉर्म डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। आगे है ट्रैवलिंग के लिए इसमें पूरी तरह से मना है, एग्रीकल्चर मना है, हंटिंग नहीं हो सकती, शिकार नहीं किया जा सकता। आगे है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए पूरी तरह से मना कर दिया गया है, और ग्रेजिंग नहीं हो सकती, मतलब घास की चराई इसमें नहीं हो सकती, मतलब पशुचारण नहीं हो सकता इसके अंदर। और क्या है अब इसमें देख लेते हैं, इसमें मॉनिटरिंग की जा सकती है, रिसर्च वर्क किया जा सकता है, एजुकेशनल वर्क किया जा सकता है, ट्रैवलिंग की जा सकती है, एग्रीकल्चर किया जा सकता है, हंटिंग इसमें कहा है कि अनुमति के बिना शिकार नहीं किया जा सकता, मतलब अनुमति लेनी पड़ेगी अगर आपको शिकार करना है। और ऐसे ही जानवरों का शिकार किया जा सकता है जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, मतलब जिनके असर नहीं पड़ने वाला कि वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। आगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की इसमें परमिशन है, और ग्रेजिंग की भी इसमें परमिशन है, नियमित लगा रहता है, आप पशुचारण होता रहता है इसमें। आगे देख लेते हैं इसमें और क्या है। ये मैंने बताया था, ये विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षण क्षेत्र है, जिसमें से कि पेलिकन एक पक्षी है। अगर कोई जलीय तंत्र बनाया जाता है तो जलीय तंत्र भी इसके अंदर बनाया जा सकता है। डॉल्फिन, कछुआ, गैंडा, सारस, इन सभी को एक प्रोटेक्टेड एरिया में रखकर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज के बनाई जा सकती है इसको, और उनको संरक्षित किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं, ये एक विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। अनुमति के बिना यहाँ शिकार नहीं हो सकता, और घोषणा राज्य सरकार द्वारा इसकी भी की जाती है। चराई व पशुओं का आना जाना नियमित रहता है इसमें। 25 मार्च 2022 तक भारत में कुल 564 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज पाई जाती थी, अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये सोर्स है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, आप चाहें तो देख सकते हैं इसके बारे में। तो ये था हमारा कंपैरिजन में भी इनको कंप्लीट करते हुए। अब हम बात करें, टोटल इसके 18 है बायोस्फीयर रिजर्व। अगर हम बात करें यूनेस्को की जो संरक्षित सूची है, उसमें हमारे जो वाइल्ड लाइफ बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं वो 11 है, उनकी संख्या 11 है। अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो अक्रॉस द वर्ल्ड बात करें तो हमारे अक्रॉस द वर्ल्ड है, टोटल अगर देखते हैं तो पूरे विश्व में 707 बायोस्फीयर रिजर्व पाए जाते हैं, जिसमें कि 18 भारत में पाए जाते हैं। तो ये था, इनको कंपैरिजन करते हुए देखना, कुछ चीज़ें किसी में हैं और कुछ चीज़ें किसी में नहीं हैं। अब देखते हैं इसमें थोड़े बहुत चीज़ें रह गई हैं। इसमें मॉनिटरिंग की जा सकती है, रिसर्च किया जा सकता है, इसमें रिसर्च वर्क किया जा सकता है, इस वाले एरिया में रिसर्च वर्क किया जा सकता है, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं, और ट्रैवलिंग किया जा सकता है। इसमें रेजिडेंशियल थोड़ा बहुत किया जा सकता है, मानव उद्यम और बस्तियां बसाई जा सकती हैं इसमें, मानव बस्तियां, रेजिडेंस किया जा सकता है, ट्रैवलिंग की जा सकती है, और एग्रीकल्चर इसमें किया जा सकता है। एग्रीकल्चर भी वहाँ पर सभी लोग नहीं कर सकते, बाहरी एरिया से जाने वाले लोग एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। वहाँ जो आदिवासी एरिया के जो लोग हैं, जो वहाँ पर रह रहे हैं पहले से ही, वही थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर कर सकते हैं, मतलब कृषि वगैरह कर सकते हैं, वो भी अपने जीवन यापन के लिए। ये नहीं कि बहुत बड़े लेवल पर कर दिया जाए और पूरे जंगल को साफ कर दिया जाए। तो ये था हमारा इनको कंपैरिजन करते हुए क्लासेज। अब जो भी डाउट्स हो, जो भी टेंशन हो, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।